दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर कहानी देखने वाले हैं जिसमें एक छोटे से कस्बे में डीटीएच शॉप चलाने वाला एक युवा कपल अपनी एंगेजमेंट के बाद नई जिंदगी के सपने देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक कुछ गैंगस्टर्स उन्हें अगवा कर लेते हैं। अब ये लोग भागते भागते एक सुनसान और अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं, एक पुराना पार्क जिसके बारे में लोग सिर्फ डर और फुसफुसाहट में ही बात करते हैं। उन्हें पता नहीं था कि ये पार्क सिर्फ वीरान नहीं बल्कि सालों पुरानी आत्माओं का कैद खाना है। इस हॉरर पार्क में पहुंचने के बाद धीरे धीरे अजीब सी घटनाएं घटित होने लगती है। उनका रूप रंग आवाज बदल जाती है, यानी कि अब उनके शरीर पर उन आत्माओं का कब्जा था। उसके कुछ दिन बाद शहर में लोगों की हत्याएं होने लगती है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार शहर में लोगों को कौन मार रहा है और क्या ये कपल आत्माओं के चंगुल से बच पाएगा या फिर उनका ही एक हिस्सा बन के रह जाएगा, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में जिसका नाम है पार्क। IMDb पर मिले हैं इस फिल्म को 6.8 आउट ऑफ 10 और आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ बॉल लेकर खेल रहा होता है। तभी उसकी बॉल पार्क के अंदर चली जाती है। वो अपनी बॉल लेने के लिए जाता है लेकिन उसकी बॉल एक बहुत बड़े पेड़ के पास होती है। वो बॉल लेता है लेकिन जब ऊपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराहट की वजह से चीखने चिल्लाने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारे कहानी के हीरो जिसका नाम होता है मित्रन। दरअसल फिलहाल मित्रन के पास कोई भी जॉब नहीं होती। वो बस इसी तरह से इधर उधर घूमते फिरते रहता है, हमेशा घर पर पड़ा रहता है। अपने एक दोस्त के साथ गाँव में घूमना फिरना, इधर उधर की बातें करना, यही उसका काम होता है। मित्रन की माँ हर रोज उसे डांटती रहती है कि इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक कोई काम धंधा नहीं करते, जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब हासिल कर लो वरना तुम्हारी शादी कैसे होगी, कब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन मित्रन अपने माँ से कहता है कि माँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ। अब उसके बाद मित्रन और उसका एक दोस्त पांडे मंदिर में जाते हैं, यानी कि ये लोग हर रोज मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। अब उस मंदिर में मित्रन को यालिनी नाम की एक लड़की नजर आती है। उसे देखते ही मित्रन पहली नजर में उससे प्यार कर बैठता है। थोड़ी देर तक वो उसको फॉलो करते हुए उसके ही सपने में खोया रहता है। अब वहां से सीन शिफ्ट होता है आदि नाम के एक लड़के की तरफ। दरअसल ये आदि एक एक्स MLA का बेटा होता है। फिलहाल आदि ने एक लड़की को किडनैप कर लिया था और अपने गेस्ट हाउस पर लेकर आया था। वो उस लड़की को बांध कर रख के तकलीफ दे रहा था। वो लड़की उसके सामने बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज सर मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। आदि उसे कहने लगता है कि तुम मेरे सामने ऐसे ही रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगो, तभी तो मुझे ये सब कुछ देखने में मजा आएगा। इस तरह से ये आदि उस लड़की के साथ बुरा व्यवहार कर रहा होता है। अब उसके बाद वो उस लड़की के साथ गलत काम करने वाला होता है। लेकिन इतने में आदि के फादर उसे कॉल करके कहते हैं कि मैं कुछ काम से गेस्ट हाउस पर आ रहा हूँ, तुम जहां पर भी हो तुरंत ही गेस्ट हाउस पर पहुंच जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अब ये सुनने के बाद फटाफट से आदि अपने फ्रेंड के पास जाता है। उसे कहने लगता है कि उस लड़की को जहां से उठाया है उसे वहीं पर छोड़ दो और तुरंत ही सारे गेस्ट हाउस को साफ कर दो, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर पापा आने वाले हैं। स्पेशली कबर्ड में जो ड्रग्स पड़ा है उसे साफ कर दो। अब दूसरी तरफ मित्रन और पांडे बस ऐसे ही घूम रहे होते हैं तो एक दुकान वाला बंदा मित्रन को कॉल करके कहने लगता है कि सर कुछ दिन पहले आपने हमारे शॉप से कुछ सामान खरीदा था, तो उस लकी ड्रॉ के कंपटीशन में आपको एक बाइक गिफ्ट के तौर पर मिली है, आप फटाफट से हमारे शॉप पर आ जाइए। अब ये खबर सुनने के बाद मित्रन तो बहुत ही खुश हो जाता है। वो तुरंत ही अपने फ्रेंड पांडे के साथ उस दुकान पर पहुंच जाता है। अब वहां की फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करने के बाद मित्रन और पांडे को यह बात पता चलती है कि उसको प्राइज के तौर पर स्कूटी मिली है और वहां बगल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी होती है। मित्रन उसे देखकर सोचने लगता है कि काश ये पल्सर बाइक मुझे मिल जाती। अब तभी दोस्तों शॉकिंगली उस दुकान के पास यालिनी भी आती है। दरअसल यालिनी को भी प्राइज मिला होता है लेकिन उसे पल्सर बाइक मिली थी। मित्रन यहाँ यालिनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उससे बात करके एक डील करने लगता है। देखिए मैडम, आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप मुझे मिली हुई स्कूटी ले सकती हो और आपको जो पल्सर बाइक मिली है वो आप मुझे दे दीजिए, हम दोनों अपनी गाड़ियां एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों यालिनी भी उसकी बात मान लेती है क्योंकि उसे भी स्कूटी ही चाहिए थी। अब वहां से मित्रन अपनी बाइक लेकर मंदिर के पास पहुंचता है बाइक की पूजा पाठ करने के लिए। तो उसी मंदिर में साथ साथ यालिनी भी स्कूटी लेकर वहां पर आ जाती है। तो स्कूटी को देखकर मित्रन यहाँ पर एक साथ ही दोनों गाड़ियों की पूजा करने लगता है। ये देखकर यालिनी उसे पूछती है कि आप मेरी भी गाड़ी की पूजा क्यों कर रहे हो। मित्रन कहने लगता है कि अरे ऑफिशियली ये गाड़ी तो मेरी भी है ना,
तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मौके पर दोनों ही गाड़ियों की पूजा एक साथ ही कर देता हूँ। और वैसे भी हमारे बीच में ये तेरा मेरा क्या है। इस तरह से मित्रन हल्के से उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। उसके बाद यालिनी अपनी स्कूटी लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है। वो अपने माता पिता को खुशखबरी देती है कि उसे लकी ड्रॉ के तौर पर ये स्कूटी मिली है। ये देखकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि यालिनी के माता पिता हमेशा उसे यही बात करते रहते हैं कि तुम शादी कब करोगी बेटा, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। जिस पर यालिनी अपने माता पिता से कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिसे मैं सोच समझ कर ही लेना चाहती हूँ। मुझे कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए, बल्कि सीधा साधा मुझे प्यार करने वाला लड़का चाहिए। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं उसी रात दो पियक्कड़ बंदे बहुत दारू पीते हुए एक पार्क के पास से गुजरने लगते हैं। और दोस्तों, ये वही पार्क होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये लोग सोचते हैं कि वो दोनों पार्क के अंदर जाकर सुकून से बैठकर दारू पियेंगे, लेकिन उस पार्क को तो ताला लगा होता है। यानी कि काफी समय से ये पार्क बंद पड़ा था। लेकिन अब इसके बावजूद भी ये दोनों दीवार कूदकर पार्क के अंदर चले जाते हैं। अब इन दोनों को पता नहीं था कि अंदर क्या है। अचानक ही उन दोनों को वहां पर भूत नजर आते हैं, जिस वजह से वो दोनों फटाफट से वहां से भागने लगते हैं। अब सुबह होने के बाद मित्रन और पांडे अपने जान पहचान के एक बंदे के पास जाते हैं और उसे जॉब मांगने लगते हैं। उसे कहते हैं कि घर में मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है, घर वालों के ताने सुनकर मैं बहुत पक गया। अगर आपके पास हम दोनों के लिए कोई छोटी मोटी जॉब है तो हमें दिला दो। वो आदमी कहता है कि ये देखो, मैं डिश सर्विस सेटअप का काम करता हूँ, ये मेरी दुकान है जिसमें जॉब मौजूद है। मेरी दुकान के अंदर एक लड़की बेटी होगी, उससे जाकर पूछ लो, वो तुम्हें सारी डिटेल्स बता देगी। तो अब मित्रन और पांडे उस दुकान के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों, शॉकिंगली उस दुकान के अंदर यालिनी भी होती है, वो भी इसी दुकान में काम करती है। अब उसे देखकर मित्रन बहुत खुश होने लगता है। सोच लेता है कि सैलरी कम भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं तो यहीं पर जॉब करूंगा। अब यालिनी उन दोनों को समझाने लगती है कि गांव में जाकर तुम दोनों को केबल कलेक्शन लगाना होगा, और अगर गांव में कोई भी अपना बिल पे नहीं करता तो उससे पैसे वसूलने होंगे। इस तरह से वो उन लोगों को एक लिस्ट देती है। तो उसी तरह से मित्रन और पांडे वही काम करने लगते हैं। अब यहाँ पर काम खत्म होने के बाद जब यालिनी वापस अपने घर पर जा रही होती है तो अचानक ही उसकी स्कूटी पंचर हो जाती है। वो तुरंत ही अपने पिता को कॉल करती है और उन्हें यहाँ पर बुलाने लगती है। तो उसका पिता उसे कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बहुत दूर आया हूँ, फिलहाल तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता। तुम ऐसा करो, ऑटो पकड़कर घर चली जाओ। तभी उस रास्ते से कुछ आवारा बंदे गुजर रहे होते हैं, जो कि यालिनी को देखकर उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। वो यालिनी से कहते हैं कि क्या हुआ मैडम, लगता है मैडम की स्कूटी पंचर हो गई है। आइए मैडम, मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं आपको घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह से वो लोग यालिनी का हाथ भी पकड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, लकीली उस जगह पर मित्रन आ जाता है। वो उन सारे लड़कों को मारपीट कर वहां से भगा देता है। अब ये देखकर यालिनी मित्रन से थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है। मित्रन यालिनी से कहता है कि आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए, मैं आपको घर पर छोड़ देता हूँ। लेकिन यालिनी उसे थैंक यू तो कह दी है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती। वो ऑटो पकड़कर अपने घर पर वापस जाने लगती है। अब उसके एक दो दिन बाद यालिनी के माता पिता उसे कहने लगते हैं कि बेटा, तुम अच्छे अच्छे रिश्ते गवा रही हो। अगर इसी तरह से तुम लड़कों को ना कहती रहोगी तो बाद में चाहकर भी कोई लड़का नहीं मिल पाएगा। यही सही समय है, तुम्हें अपने जिंदगी का शादी का फैसला लेना ही होगा। तो यालिनी अपने माता पिता से कहती है कि ठीक है पापा, आप मुझे लड़कों की फोटो दिखाओ, मैं उनमें से कुछ लड़कों को देखकर उनके बारे में सोचूंगी और अपनी तरीके से उन लड़कों के बारे में भी जानने की कोशिश करूंगी, और थोड़ी बहुत इंक्वायरी करने के बाद ही मैं नतीजे पर पहुंचूंगी। उसके बाद यालिनी अपनी दुकान पर आ जाती है। तो वो यहाँ पर मित्रन और पांडे से एक लड़के की फोटो दिखाकर उसे कहती है कि ये देखो, मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है, क्या आप इस लड़के के बारे में थोड़ा डिटेल्स हासिल कर सकते हो? ये लड़का कैसा है, उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, या फिर उसे कोई बुरी आदत तो नहीं है? ये सब कुछ पता करके थोड़ा मुझे बता दीजिए, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब ऐसी बातें सुनकर मित्रन तो थोड़ा सा निराश हो जाता है कि इसकी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली है। लेकिन फिर भी मित्रन और पांडे उस लड़के के घर पर जाते हैं, डिश का कनेक्शन लगवाने के बहाने से। अब वो लड़का तो बहुत ही डिसेंट सा होता है, वेल सेटल, अच्छी जॉब करने वाला, अच्छे खानदान से। लेकिन दोस्तों, मित्रन यालिनी से मिलने के बाद उसे सारी चीजें झूठी बताता है। कहता है कि उस लड़के को तो बहुत ही बुरी आदतें हैं, मैं तो बस उससे बात कर रहा था, लेकिन वो तो मुझ पर भड़क गया, मुझसे रूडली बात करने लगा, और उस लड़के को शराब वगैरह पीने की भी आदत है। अब मित्रन की बात मानकर यालिनी उस रिश्ते को कैंसिल कर देती है। खैर, अब उसी रात को एक बंदा उस पार्क के पास सुसु कर रहा होता है। तभी अचानक उस पार्क के अंदर से कुछ अजीबोगरीब भयंकर आवाजें सुनाई देती है। तेजी से हवा चलने लगती है, मौसम एकदम से बिगड़ सा जाता है, वहां पर मौजूद गेट अपने आप ही हिलने लगता है। तो ये सब कुछ देखकर वो आदमी डर जाता है, उसकी फट जाती है और वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। यानी कि इस पार्क में जरूर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियां हो रही थी, और इस पार्क से बहुत ही खतरनाक घटना जुड़ी है
जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब दूसरे दिन यालिनी मित्रन को कॉल करके एक और लड़के का एड्रेस देते हुए उसके बारे में इंक्वायर करने के लिए कहती है। मित्रन दोबारा से यालिनी को झूठ कहते हुए कहता है कि यालिनी वो लड़का भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। फिर बाद में मित्रन सोचने लगता है कि वो कब तक इस तरह से झूठ बोलता रहेगा, कितने ही रिश्तों को झूठ साबित करेगा, कभी ना कभी तो उसका झूठ पकड़ा ही जाएगा। तो इसीलिए मित्रन यालिनी को प्रपोज करने का डिसाइड कर लेता है। तो एक दिन मित्रन यालिनी को कॉल करके उसी मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर उसने यालिनी को पहली बार देखा था। अब मित्रन यालिनी से सच कहता है कि एक्चुअली आपके लिए जो भी रिश्ते आए थे वो सारे लड़के सही थे, लेकिन मैंने ही आपसे झूठ कहा और मेरा झूठ कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस मंदिर में मैंने आपको पहली बार देखा था, तब से मुझे आपके अलावा कोई भी पसंद नहीं है। इस तरह से फ्लावर देकर उसे प्रपोज करने लगता है, लेकिन यालिनी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है। वो मित्रन को जवाब ना देते हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन दोस्तों शॉकिंगली यालिनी दूसरे दिन मित्रन को उसी मंदिर के पास बुलाकर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अपने माता पिता को बताने पर उनके घर वाले उन दोनों की एंगेजमेंट भी करा देते हैं। खैर अब एक रात एक्स एमएलए का बेटा आदि और उसके फ्रेंड अपनी कार में बैठकर नशा वगैरह कर रहे होते हैं और तभी उस रास्ते से एक कांस्टेबल गुजरते हुए इस गाड़ी को देखकर गाड़ी का शीशा नीचे करने के लिए कहता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर देखता है तो उन लोगों को सलाम करके वहाँ से चला जाता है। जाते हुए कहता है कि सर मुझे पता नहीं था कि गाड़ी के अंदर आप हो, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से मित्रन और यालिनी गुजरने लगते हैं। तो आदि उन दोनों को आता हुआ देखकर कहने लगता है कि अरे यार वो देखो क्या मस्त माल जा रहा है, आज तो इस नशे को दुगना करना पड़ेगा। इस तरह से यालिनी के पास जाकर उसे छेड़ने लगता है। अब मित्रन उन लोगों से फाइट करने के लिए रेडी था, लेकिन यालिनी मित्रन से कहती है कि देखो हमारे रिसेंटली ही एंगेजमेंट हुई है, इन लोगों से झगड़ा मत करो, इन लोगों से पंगा लेकर कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा हम ही बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस तरह से यालिनी मित्रन को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फिर भी आदि और उसके दोस्त उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। तो यहाँ पर भागते भागते मित्रन और यालिनी उस पार्क के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर दो आत्माएं उनके शरीर पर कब्जा कर लेती है। अगले ही पल से ये दोनों बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। जब आदि और उसके फ्रेंड उन दोनों को तंग करने के लिए वहाँ पर आते हैं तो ये दोनों उन लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मारने पीटने लगते हैं। तो वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब उसके बाद यालिनी अपने घर पर आकर आधी रात को हॉरर मूवीज देखने लगती है। यालिनी की माँ ये देखकर सोचने लगती है कि अरे इतनी रात गए तो यालिनी कभी भी हॉरर मूवी नहीं देखती, लेकिन आज इसे अचानक क्या हो गया। इस तरह से यालिनी की माँ यालिनी के फादर को भी ये सब कुछ दिखाती है, तो वो भी ये सब कुछ देखकर शॉक रह जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मित्रन की माँ देखती है कि मित्रन के कमरे से बहुत सारा धुआं आ रहा है। अब दरवाजा खोलकर देखने पर मित्रन सिगरेट के साथ शराब भी पी रहा था। मित्रन की माँ सोचने लगती है कि मित्रन को तो कभी भी ऐसी आदत नहीं थी, तो ये आज रात बियर और सिगरेट क्यों पी रहा है। सुबह होने के बाद बात करके इसे समझाना पड़ेगा। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं यालिनी, पांडे, मित्रन ये लोग होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। तो इसी दौरान मित्रन और यालिनी नॉनवेज ऑर्डर करते हुए बहुत ही अजीब तरीके से खाने लगते हैं। पांडे तो उन्हें ऐसा करते हुए देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि दरअसल ये दोनों वेजिटेरियन थे, तो नॉनवेज खाना कैसे खा सकते हैं। खैर अब उसी रात जब एक बूढ़ा बंदा अपनी साइकिल के जरिए किसी ब्रिज के ऊपर से जा रहा होता है तो तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, उसके आसपास कोई मौजूद है। अब अचानक ही कोई उसको उसके साइकिल से ही गिरा देता है। वो बंदा इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। किसी अदृश्य शक्ति से वो पीटने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद इस बंदे की ब्रिज के ऊपर से नीचे गिरने पर मौत हो जाती है। बाद में जब पुलिस वालों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस वाले आकर इसे एक्सीडेंट समझकर इस केस को क्लोज कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मित्रन और यालिनी के घर वाले इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि आजकल उनका बेटा और बेटी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं उन लोगों को किसकी नजर लग गई, लगता है उन्हें किसी बाबा के पास ले जाना होगा, शायद तभी वो ठीक हो जाएंगे। अब उसी वक्त मित्रन और यालिनी अपने घर पर आते हैं। अपने पेरेंट्स की बातें सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम दोनों को छोड़ दो, हम यहीं पर रहेंगे। अब इन दोनों का ऐसा रूप देखकर उनके घर वालों की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी बाद में जब वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं तो उनके घर वाले उन दोनों को किसी बाबा के पास ले जाते हैं, ये बहाना बनाकर कि शादी के पहले पूजा करवानी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक ढोंगी बाबा है। अब मित्रन और यालिनी के शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो उस बाबा को देखकर समझ जाती है कि ये बाबा यहाँ पर नाटक कर रहा है और लोगों को लूट रहा है। तो वो दोनों उसे जबरदस्त तरीके से मारने पीटने लगते हैं, अच्छा सबक सिखाते हैं। वो बाबा रोते हुए मित्रन की फैमिली के पास आकर कहने लगता है कि देखो मैं इन दोनों को ठीक नहीं कर पाऊंगा और आज से मैं काम ही छोड़ रहा हूँ, वरना मेरे तो कोई खैर नहीं है।
ऐसा कहकर वो भाग जाता है। बाद में मित्रन और यालिनी अपनी फैमिली के पास आकर कहती है कि अरे उस बाबा को क्या हो गया, वो ऐसे भाग रहा है। तो उनके पेरेंट्स को भी कुछ समझ नहीं आता कि उन दोनों को क्या जवाब दे, और वो लोग सोचने लगते हैं कि अब इन दोनों को कैसे ठीक किया जाए। उसके अगले सीन में हम देखते हैं आदि किसी पुलिस वाले के साथ एक जगह पर जबरदस्त तरीके से पार्टी शार्टी कर रहा होता है। अब ये पार्टी खत्म होने के बाद जब वो पुलिस ऑफिसर सुसु करने के लिए वॉशरूम में जाता है तो तभी उस जगह पर मित्रन और यालिनी आकर उस पुलिस ऑफिसर को जान से ही मार देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब एक लॉयर उस बाथरूम में आता है तो इस पुलिस वाले की लाश को देखकर वो तो हैरान हो जाता है। तुरंत ही सारे लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस पुलिस वाले की मौत कैसे हो गई और उसे किसने मारा। अब अगले दिन मित्रन और यालिनी के घर वाले दोबारा उन दोनों को किसी पूजा के बहाने से एक लेडी स्वामी के पास ले जाते हैं। अब ये लेडी स्वामी जी इन दोनों को देखकर पहचान लेती है कि सच में इनके शरीर में तो कोई आत्मा है। अब कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद उनके शरीर की आत्माएं बाहर आ जाती है। वो दोनों आत्माएं स्वामी जी से कन्नड़ भाषा में कुछ बात करने लगती है। थोड़ी देर तक इन तीनों के बीच में बहुत ही गहरी बातचीत चलती है, मतलब कि ये दोनों आत्माएं स्वामी जी को कुछ बता रही होती है। बाद में वो लेडी स्वामी जी मित्रन और यालिनी के घर वालों को बुलाकर कहती है कि देखिए इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उन लोगों को वहां से भेज देती है। अब उसी रात मित्रन और यालिनी किसी जगह पर आइसक्रीम खाते रहते हैं। तभी हम देखते हैं उस रास्ते से आदि के दो फ्रेंड भी गुजर रहे थे। वो यहाँ पर यालिनी को देखकर कहने लगते हैं कि उस रात तो तुम बच गई थी लेकिन आज नहीं बच पाओगी। ये सुनने के बाद मित्रन और यालिनी के शरीर में जिसकी आत्मा होती है वो आत्मा जाकर इन दोनों का पीछा करने लगती है। तो ये दोनों डर के मारे भागने लगते हैं और उसी पार्क में जाकर छुपने लगते हैं। लेकिन ये दोनों उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर उस पार्क में फांसी लगाकर मार देते हैं। अब दूसरे दिन ये खबर शहर में पूरी तरीके से वायरल हो जाती है कि शहर में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक क्या कर रही है। उसके बाद हम रुद्रा नाम की एक लेडी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे ये केस हैंडल करने के लिए इस शहर में भेजा जाता है। रुद्रा पहली फुर्सत में उस पार्क में जाकर सबूतों को इकट्ठा करने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस वालों को वहां पर कुछ भी सबूत नहीं मिलता। अब उसी रात मित्रन और यालिनी दोबारा से किसी बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। अगले दिन ये भी खबर बहुत ही वायरल हो जाती है। मीडिया वाले तो पुलिस वालों के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं कि शहर में लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, अब तक वो खूनी का पता नहीं लगा पाई है। उसके बाद हम देखते हैं एमएलए भी ये खबर देख लेता है। एक्स एमएलए मतलब आदि का फादर। तो वो अपने बेटे आदि से पूछने लगता है कि अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई है वो सारे तुम्हारे फ्रेंड है, बताओ तुमने क्या किया है जो तुम्हारे दोस्त मारे जा रहे हैं। आदि कहने लगता है कि अरे पापा मैंने कुछ भी नहीं किया है, पता नहीं वो लोग कैसे मर गए। इस तरह से झूठ बोलते हुए बात को टाल देता है। अब दूसरी तरफ ऑफिसर रुद्रा और उसकी टीम क्राइम स्पॉट पर जाकर सबूतों को ढूंढने लगती है। तो फाइनली उससे किसी जगह पर पुलिस वालों को एक वेडिंग कार्ड मिलता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। अब उस वेडिंग कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पर पुलिस वालों को यह बात पता चलती है कि ये वेडिंग कार्ड तो मित्रन और यालिनी का है। अब उनके घर का एड्रेस हासिल करके रुद्रा और उसकी टीम उन दोनों के पास जाकर उस वेडिंग कार्ड के बारे में पूछने लगते हैं। ये दोनों कहने लगते हैं कि मैडम हम हमारी शादी का कार्ड बांटने के लिए उस तरफ गए थे, शायद उसी दौरान ये कहीं गिर गया होगा। अब रुद्रा उन दोनों का नंबर लेकर वहां से चली जाती है। बाद में रुद्रा मरे हुए लोगों का फोन लोकेशन और उसी तरह से मित्रन और यालिनी का फोन लोकेशन चेक करती है। तो यहाँ पर शॉकिंगली रुद्रा को यह बात पता चलती है कि जिस जिस दिन वो लोग मरे थे उसके आसपास मित्रन और यालिनी का फोन लोकेशन दिखा रहा है, और उसी तरह से मरने वाले सभी लोग एक्स एमएलए के बेटे आदि के फ्रेंड होते हैं। अब इन सबूतों के बलबूते पर रुद्रा उन दोनों के पास जाकर उनको हिरासत में ले लेती है। पुलिस स्टेशन में ले आकर उनसे पूछताछ करने लगती है कि बताओ तुम दोनों ने उन लोगों को क्यों मारा, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत है, जहाँ पर भी वो लोग मरे थे उस सर्कल में तुम्हारा फोन लोकेशन दिखा रहा है। अब वो दोनों कहने लगते हैं कि मैडम हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ दिनों के बाद हमारी शादी है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन रुद्रा उन दोनों की बात नहीं मानती, उन दोनों को सच्चाई बताने के लिए बार बार फोर्स करने लगती है। अब उन दोनों के शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो बाहर आकर रुद्रा से कहने लगती है कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया है, उन्हें कुछ नहीं पता, इसलिए उन दोनों को छोड़ दो। अब उनका ऐसा रूप देखकर रुद्रा भी शॉक रह जाती है। फिर वो इसी बारे में उनके फैमिली मेंबर से पूछती है तो उनके फैमिली वाले भी रुद्रा को कहते हैं कि मैडम पता नहीं कुछ हफ्तों से इन्हें क्या हो गया है, ये लोग अजीब सा बर्ताव करने लगे हैं। तो रुद्रा उन दोनों के पास जाकर उन आत्माओं से पूछने लगती है कि बताओ तुम दोनों कौन हो, तुम्हारी कहानी क्या है, तुम दोनों इनके शरीर में क्या कर रहे हो। तो अब यहाँ पर वो आत्माएं उनके साथ जो हुआ था वो सब कुछ सच बताने लगती है। कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये लड़का और लड़की कर्नाटक के रहने वाले होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो एक दिन वो दोनों अपने घर से भागकर तमिलनाडु में आ जाते हैं, क्योंकि लड़के का दोस्त तमिलनाडु में रहता है।
अब अपने दोस्त के घर पर जाने पर यह बात पता चलती है कि उसका फ्रेंड तो घर पर मौजूद नहीं है। तो उसके बाद वो दोनों एक होटल में रहने के लिए जाते हैं। क्योंकि उनके पास कोई भी जगह नहीं थी तो वो फैसला करते हैं कि आज रात होटल में रुकेंगे। अब यहाँ पर होटल वाला बंदा उन दोनों से आधार कार्ड पूछता है, लेकिन ये दोनों तो जल्दबाजी में भाग कर आए थे और उनके पास आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी नहीं था जिससे उनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो, और इसी वजह से उन दोनों को कोई भी रूम नहीं मिलता। तो फिर वो दोनों पास के पार्क में जाकर वहाँ पर अपना टाइम बिताने लगते हैं। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और पार्क का वॉचमैन वहाँ के सारे लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि यहाँ से बाहर जाकर कहाँ जाएंगे, इसलिए वो दोनों पार्क के अंदर ही छुप जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद आदि और उसके फ्रेंड दारू पीने के लिए उस पार्क में आ जाते हैं और ये लोग उन दोनों को देखकर उस लड़के और लड़के से कहते हैं कि अरे वाह, तुमने तो बहुत ही मस्त माल पकड़ा है। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो हमें भी मौका दो। अब वो लड़का इन लोगों को समझाने लगता है कि दरअसल वो दोनों कर्नाटक के रहने वाले हैं। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी रहने की जगह नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ पर छुप कर बैठे हैं। सर, ये मेरी होने वाली पत्नी है, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन इतना समझाने पर भी आदि और उसके दोस्त उन दोनों की कोई भी बात नहीं मानते। आदि और उसके फ्रेंड उस लड़के को मारपीट कर उसके आंखों के सामने ही उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। बाद में उन दोनों को जान से मारकर उस पेड़ पर लटका देते हैं। और दूसरे दिन एक बच्चा उन दोनों की लाश इस पार्क में देखकर हैरान हो गया था। और दोस्तों, ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं तो ये दोनों आत्माएं रुद्रा से कहती है कि जिन जिन लोगों ने आदि के साथ मिलकर हमारे साथ गलत किया था, हमने उन सभी लोगों को मार डाला है। जैसे कि वो पुलिस ऑफिसर, आदि के दोस्त और उसी तरह से वो बूढ़ा वॉचमैन, उसने आदि से पैसे लेकर इस बात को दबा दिया था। अब आखिरी बचा है सिर्फ वो आदि, उसे मारने के बाद हमारे आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब ऑफिसर रुद्रा उन दोनों से कहने लगती है कि देखिए, आज से मैं इस केस को डील कर रही हूँ। मैं उस एक्स एमएलए के बेटे राज को सबक सिखाऊंगी। प्लीज आप इन दोनों के शरीर को छोड़कर चल जाइए। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं रुद्रा उस आदि के फादर को कॉल करके ये सारी बात बता देती है कि आपके बेटे और उसके दोस्तों ने एक लड़का और लड़की को मार दिया था। तो उन दो आत्माओं ने आपके बेटे के दोस्तों को मार डाला और अब वो आपके बेटे को भी मारने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। आदि से कहिए कि वो मुझसे मुलाकात करे। फिर आदि का फादर यही बात आदि को कॉल करके बताता है और उसी तरह से फार्म हाउस पर जाने के लिए कहता है। बाद में हम देखते हैं रुद्रा आदि से मिलने के लिए उसके फार्म हाउस पर जाती है। अब आदि उसे सारे सच्चाई बताते हुए कहता है कि आप मेरी जान बचा लीजिए, मैं उन आत्माओं के हाथ मरना नहीं चाहता। तो रुद्रा उसे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम एक काम करो, यहाँ पर मरने का नाटक करो और उन दोनों की आत्मा तुम्हारी लाश को देखकर उन दोनों के शरीर को छोड़कर चली जाएगी और फिलहाल वो दोनों मेरी हिरासत में है। तो ये प्लान सुनकर आदि भी उसके प्लान के लिए मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मित्रन और यालिनी पुलिस कस्टडी में नहीं होते, वो दोनों तो कब का भाग चुके थे। फिर वहाँ से फार्म हाउस के पास आकर देखने पर उन्हें वहाँ पर आदि की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जैसा कि ऑफिसर रुद्रा ने प्लान किया था। अब आदि को मरा हुआ देखकर वो दोनों आत्माएं वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो दोनों रुद्रा के पास आकर थैंक यू कहते हैं और फिर मित्रन और यालिनी के शरीर को भी छोड़कर चले जाते हैं। फिर रुद्रा की टीम उसके पास आकर कहने लगती है कि अरे वाह मैडम, आपका प्लान तो सक्सेस हो गया, आपने तो उन दोनों आत्माओं को जबरदस्त तरीके से उल्लू बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। रुद्रा उनसे कहती है कि दरअसल मैंने उन लोगों को कुछ भी उल्लू उल्लू नहीं बनाया है, आदि सच में मर चुका है और बात यह है कि मैंने ही उसे मारा है। तो रुद्रा सच्चाई बताते हुए कहने लगती है कि जब रुद्रा प्लान बताने के लिए आदि के पास गई थी तो उस वक्त फार्म हाउस में कुछ ड्रिंक ओपन करते समय वो रुद्रा के शर्ट पर गिर गया था। तो शर्ट के गंदा होने से रुद्रा उसे साफ करने के लिए वॉशरूम में जाती है, लेकिन तभी आदि रुद्रा को गंदी निगाहों से देखने लगता है। फिर पास जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। रुद्रा आदि को डांटने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन आदि कहने लगता है कि मैडम, मैं एक एक्स एमएलए का बेटा हूँ, अगर आप मुझे खुश करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इस तरह से रुद्रा को बेड पर ढकेल देता है। रुद्रा यही सोचने लगती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसने आम लड़कियों के साथ कितना गलत किया होगा। इस दरिंदे को तो जीने का कोई भी हक नहीं है। इस तरह से गुस्से में आकर गन निकालकर उसे शूट करके मार देती है और वहां पर आदि के ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट डे पर रुद्रा मीडिया के सामने आकर ये स्टेटमेंट देने लगती है कि पिछले कुछ दिनों से आदि और उसके दोस्तों के बीच में किसी मामले को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। तो उसी झगड़े के चलते आदि ने ही अपने दोस्तों को मार डाला। जब मैं इसी बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और सारे सबूत आदि के खिलाफ थे तो मैं उसे पकड़ने के लिए गई, लेकिन उसने तो मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने अपने बचाव में आदि को ही मार दिया। इस तरह से रुद्रा इस केस को क्लोज कर देती है और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।